नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत आज अपन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, और उस अध्याय का नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। बताइए किसकी शुरुआत कर रहे हैं? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का अर्थ क्या है? किसानों द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। यहां से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से किसान आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के दौरान जो प्रमुख घटित घटनाएं हैं, जैसे बिजोलिया में के दौरान जो प्रमुख आयोग गठित हुए, या राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड किसे कहते हैं, डाबड़ा कांड के बारे में बताओ, निमोचना कांड के बारे में। ऐसी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में से 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। किसानों के द्वारा आंदोलन जो हुए हैं उनका कारण क्या रहा? राजस्थान के किसानों को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मेवाड़ की सरकार, मारवाड़ की सरकार या राजस्थान में जितनी भी सरकारें थी उन सब के विरुद्ध किसानों को बिगुल बजाना पड़ा? राजस्थान में किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? आज अपन विस्तार से इन सभी कारणों पर चर्चा करना चाहते हैं, और उसके बाद अपन एक एक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहा होंगे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया। मित्रों देखिए, अगर मोटे रूप में देखा जाए तो 4 कारण अपने सामने उभर करके आते हैं। उन्हीं कारणों से सबसे पहला कारण था, एक कारण जिसका नाम था मित्रों लगान। देखना, एक कारण माना जाता है लगान। नंबर दूसरा जो कारण माना जाता है वो माना जाता है लाग बाग। बताओ नंबर 2 का कारण क्या माना जाता है? लाग बाग। और नंबर 3 का जो कारण माना जाता है वो मानी जाती है बेट बेगार प्रथा। बताओ कौन सी प्रथा? बेट बेगार प्रथा। और नंबर 4 का जो कारण माना जाता है जमींदारों द्वारा या यहाँ के ठाकुरों द्वारा किसानों के ऊपर जो कर किसानों के ऊपर जो कर जमींदारों के ऊपर लगते थे वो कर किसानों से वसूले जाने लग गए थे। ये सारे का सारा जो मामला था वो कर को लेकर था। ये 3 प्रमुख कारण एक बार अपने को विस्तार से समझ दें, उसके बाद चौथे कारण पर अपन चर्चा करेंगे। देखना, एक तो लगान से परेशान थे, लाग बाग से परेशान थे और बेट बेगार से परेशान थे। आप कहेंगे लगान क्या होता है, लाग बाग क्या होता है और बेट बेगार क्या होता है? तीनों एक नहीं है। आप कई बार एक ही तीनों का अर्थ समझ बैठते हो, तीनों अलग अलग होते हैं। कर के ही एक प्रकार होते हैं, कर का ही एक प्रकार लगान होता है, कर का ही एक प्रकार लाग बाग होता है और एक प्रकार बेट बेगार होता है। मित्रों आपसे एक सरल सी बात मैं करूं, प्रश्न पूछा था आरएस मेंस में कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने प्रकार की करों के विरुद्ध हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन अपन ने रट रखा है कि बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। वो तो 84 प्रकार के कर थे, जबकि प्रश्न में क्या पूछा गया था? बिजोलिया किसानों के ऊपर कितने प्रकार की लाग बाग थी, और उसका जो सही उत्तर माना गया वो 74 था। बताओ कितना था? 74। यानी लाग बाग ही एक कर का रूप है, लेकिन लाग बाग सभी कर नहीं है। लाग बाग के अलावा लगान भी होता है, बेट बेगार भी होता है। अगर बिजोलिया आंदोलन में जब अपन पढ़ेंगे तो कुल करों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 84। उनमें से लाग बाग कितने थे? 74। लाग बाग क्या होता है वो यहीं पर मैं समझाना चाहता हूं। एक होती है लगान, लाग बाग और बेट बेगार। इन 3 कारणों के कारण किसान आंदोलन हुए। देखिएगा, समझिएगा, लगान का अर्थ होता है भू राजस्व पर लिया गया कर या भूमि पर लिया गया कर। किस पर लिया गया कर है? भूमि पर लिया गया जो कर होता है, भूमि पर लिया गया कर अथवा भू राजस्व का जो कर होता है, भू राजस्व एकत्रित किया जो जाता है वो क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। यानी भूमि के अतिरिक्त लगान में कोई कर नहीं होता। भूमि में चाहे वो लाटा हो सकता है, चाहे कुंता हो
सकता है, चाहे इजारा हो सकता है, चाहे मुकाता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भूमि के ऊपर अगर निर्धारित हो रहा है तो उसको तो बताओ अपन क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। आपने लगान मूवी भी देखी होगी आमिर खान की, और उस मूवी का प्रमुख सेंस क्या होता है, लगान मूवी का अर्थ क्या है कि वहां किसानों के 3 साल से, उन्होंने मूवी के अंदर देखा होगा आपने, 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, खेत नहीं बोए थे, फिर भी उनसे कर वसूला जाता था। यानी भूमि पर जो कर वसूला जाता है, भू राजस्व का जो निर्धारण किया जाता है, वो लगान पद्धति के अंतर्गत। हां, इस लगान के अंदर कई कर आते हैं, जैसे लाटा कर होता है, लाटा बटाई जिसे अपन कहते हैं, कुंता बटाई जिसे कहते हैं। लाटा बटाई भी कई प्रकार की होती है, लंक बटाई होती है, रास बटाई होती है, खेत बटाई होती है, मुकाता होता है, इजारा होता है, ऐसी कई विधियां होती है। तो ये तो हो गया लगान। लाग बाग, लाग बाग का अर्थ क्या होता था, ये जागीरदारों द्वारा अपनी इच्छा से लाग बाग लगा दी जाती थी। जैसे कोई राजकुमार घोड़ा खरीदेगा तो कुंवर का घोड़ा लाग हो गई, कोई राजकुमारी चूड़ा पहनेगी तो चूड़ा लाग हो गई, चूड़ा कर हो गया, कांसा कर हो गया, खींचड़ी कर हो गई, अखेराई कर हो गई, फला ढींकड़ा करके जो अनावश्यक रूप से कर लगा दिए जाते थे, उनको बताओ क्या कहा जाता था, लाग बाग। और बेट बेगार का अर्थ होता था कि किसानों से बिना पैसे दिए ठाकुर, जमींदार, सामंत, ये अपने बिना पैसे के उनसे कार्य करवाते, उसको कहते थे बेट बेगार। मान लीजिए किसी ठिकाने के प्रमुख के, किसी अपने ठिकाने के प्रमुख ठाकुर के घर का कार्य करना है, तो वहां पर जो भी मजदूर होंगे उनको बिना मेहनत के, बिना मेहनताना का कार्य करना पड़ेगा, यानी बेगार निकाला। आपने देखा होगा, आप जोधपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, आप जो है आपके गांव से किसी यार दोस्त का फोन आता है कि भाई मैंने तेरे को कोई सामान है वो बस में रख देना। मान लीजिए किसी को टेबलेट की जरूरत है, वो 500 रुपए की टेबलेट के लिए जयपुर क्यों जाएगा, 1000 रुपए उसका किराया लग जाएगा। आप दोस्त है उसके, आपके पास फोन आया कि मैंने ये फोटो भेजी है, ये पर्ची है यार, तुम दवाई रख कर लेकर के बस में रख देना। अब आप बताओ, उसकी दवाई जो है लेकर के बस में रख दी। 4-5 बार आप लगातार उसका कार्य करते रहते हो, रोजाना आपके पास 5-7 ऐसे फोन आते रहते हैं। तब आप कभी कभार परेशान होते हो तो अपने साथी को क्या कहते हो कि यार फालतू की बेगार कर रहे हैं, फालतू की क्या कर रहे हैं, बेगार। यानी मिलना जाना कुछ नहीं है, निःशुल्क कार्य जो करवाया जाता है उसको बताओ कौन सी प्रथा कहते हैं, बेट बेगार। इन 3 प्रमुख कारणों के कारण, लगान, लाग बाग और बेट बेगार के कारण मित्रों, राजस्थान में किसान आंदोलन भड़के थे। अब मैं इनको एक एक को आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं। राजस्थान के किसान आंदोलन के कारण आपको पता होंगे मित्रों, लगान नंबर 1 पर अपने को थोड़ा सा हेडिंग लगाना है, लगान। यानी कौन सा कर लगान कहलाता था। लगान के ऊपर ध्यान रखना, भूमि पर वसूला गया कर। बताओ किस पर, भूमि पर वसूला गया कर। बताओ किस पर वसूला गया, भूमि पर वसूला गया जो कर होता था, भूमि पर वसूला गया कर अथवा राजस्व निर्धारण, अथवा राजस्व, बताओ क्या कहलाता था, लगान कहलाता था। अब इस लगान के तहत 4-5 प्रमुख कर आते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उनको मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं कि कौन कौन से कर आते थे। मित्रों, लगान वसूलने की एक पद्धति होती है, ध्यान रखना, लगान वसूलने की, लाटा कोई कर नहीं होता है, लगान वसूलने की यानी भू राजस्व एकत्रित करने की एक पद्धति होती है। लगान के अंतर्गत कोई कर नहीं आता। ध्यान रखना, लगान किन किन विधियों से वसूला जाता था, वो विधियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी भूमि पर वसूला गया कर क्या अथवा राजस्व लगान कहलाता था। लगान की प्रमुख विधियां, लगान की प्रमुख विधियां यानी कौन कौन सी पद्धति से लगान वसूला जाता था, प्रमुख विधि, उनमें से सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा लाटा पद्धति। कौन सी पद्धति, लाटा पद्धति।
लाटा पद्धति क्या होती है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यह लगान वसूलने की एक विधि होती थी और यही जो लाटा पद्धति है, इस लाटा पद्धति को आगे जाकर के 3 भागों में बांट दिया गया है। इसी लाटा पद्धति को आगे जाकर के कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक तो होती है खेत बंटाई। लाटा पद्धति की ही एक विधि होती है खेत बंटाई, एक होती है लंक बंटाई। बताओ एक कौन सी होती है? लंक बटाई। और एक होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रास बटाई। एक बताओ क्या होती है? रास बटाई। ये 3 प्रमुख विधियां, लाटा लेने की प्रमुख विधियां, यानी लाटा के माध्यम से लगान वसूलने की विधियां। होता क्या है लाटा में, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मान लीजिए ये कोई आपका खेत है, मान लीजिए ये कानाराम जी का खेत है, 20 बीघा खेत है। बताओ कितने बीघा खेत है? 20 बीघा। और इस 20 बीघा में कानाराम जी ने मूंग की फसल बोई है। मूंग की क्या बो रखी है? इस प्रकार मूंग के पौधे उग रखे हैं, मूंग की फसल बोई है। और मूंग की फसल बोने के पश्चात यहां पर राजस्व अधिकारी जो कर लेता था, जो नियुक्त होता था राजस्व अधिकारी, वो आता और वो आकर के कहता कि भाई कानाराम जी, इस खेत में इधर की फसल हमारी, इधर की फसल तुम्हारी, जितना होगा देखा जाएगा। यानी फसल खड़ी है खेत में, अभी तक फसल को काटा नहीं गया है, खड़ी फसल में बराबर हिस्से कर लेना। इस तरफ की फसल जो है वो तो कर में चली जाएगी, लगान में चली जाएगी, और इस तरफ की जितनी भी उपज होगी वो किसान अपने घर लेकर के जाएगा। तो खड़े खेत की फसल में कर का निर्धारण कर लेना। बताओ कौन सी बटाई कहलाती थी? खेत बटाई कहलाती थी। क्लियर है? यहां पर फसल खड़ी है और खड़ी फसल को 2 भागों में बांट देना, खेत बटाई। लंक बटाई किसे कहते हैं? लंक बटाई का अर्थ है अब यहां पर खेत में फसल खड़ी है, फसल को आपने काट लिया। राजस्थानी भाषा में फसल की कटाई के कार्य को लावणी कहा जाता। राजस्थानी भाषा में फसल के कटाई के कार्य को लावणी कहा जाता। आपने फसल काट लिया और मूंग को आपने काट करके खेत में क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। अब खेत में फसल काटने के बाद में उस फसल को 2 बराबर भागों में बांट देना। मान लीजिए आपने बाजरा बो रखा है, और बाजरा, बताओ बाजरे को अपन काटते हैं तो किसके रूप में बांधते हैं? पुलों के रूप में बांधते हैं। कहते हैं ना कि बाजरे का पूड़ा है, तो पूड़ा या पुलों के बात में बांधते हैं। अब आपने इस फसल को पूड़ों के रूप में बांध दिया, और इस समय अगर फसल को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक पूड़ा तो कर वाला और बाकी किसान वाला, तो इस बटाई को बताओ कौन सी बटाई कहते हैं? लंक बटाई कहते हैं। और तीसरा जो होता है, मान लीजिए आपने अभी तक कर का कोई निर्धारण नहीं किया है, फसल काट ली है और अनाज निकलने के बाद में अनाज निकल गया, मान लीजिए 20 बीघा में 30 क्विंटल मूंग हो गए, तो अब उसमें से बराबर कर की राशि, यानी 30 बोरी मूंग है, उसमें से कितना कर देना है? फसल निकालने के बाद में जो कर दिया जाता है, उस कर को बताओ कौन सी बटाई कहते हैं? रास बटाई। ये लाटा के 3 विधियां होती है। लगान वसूलने के लिए एक विधि है, उस विधि का नाम है लाटा। लाटा भी कितनी प्रकार से लिया जाता है? 3 प्रकार से लिया जाता है। खेत बंटाई, फसल जो है उसको खड़ी फसल में ही कर की फसल का निर्धारण कर लेना। मित्रों, एक होता कुंता, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो होता है कुंता। यहां साथ में बता देता हूं ताकि बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। एक होता है कुंता। मान लीजिए कानाराम जी जो है, इस कानाराम जी ने 20 बीघा खेत में मूंग की फसल बोई है। अब क्या होगा? 20 बीघा खेत में फसल मूंग को देखने के लिए राजस्व अधिकारी आएगा, और राजस्व अधिकारी आकर के कहेगा, रे कानाराम तेरी फसल तो बड़ी अच्छी है, इस बार तो लगभग 20 बीघा में 40 क्विंटल क्या हो जाएंगे? तेरे मूंग हो जाएंगे। और इसने तय कर दिया अभी तक फसल जो है पकी नहीं है, और पहले ही कह दिया कानाराम चाहे तारे 40 क्विंटल हो चाहे 100 क्विंटल हो, मुझे पता नहीं, 15 क्विंटल तुझे इस बार इस खेत से लगान देनी है।
यानी अभी तक फसल का कोई निर्धारण नहीं हुआ है। अरे फसल आगे जाके बारिश होगी नहीं होगी, खराब होगी, कीटनाशक आएंगे, टिड्डियां आ जाएगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन फसल उगने के साथ ही पहले ही निर्धारण कर दिया कि ये खेत तो भाई 50 बीघा का लग रहा है, तू मेरे को 20 बीघा। अब चाहे 15 क्विंटल आप कानाराम जी आपके पास फसल हो या नहीं हो, आपका तो कर निर्धारित हो गया, आपकी तो लगान निर्धारित हो गई कि आपको कितना क्विंटल देना है, 15। जबकि यहां पर क्या हो रहा, यहां पर कोई पहले से तय नहीं किया जा रहा। यहां पर तो फसल खड़ी है और खड़ी फसल में आकर कह देता था कि भाई इधर वाली फसल मेरी है, इसमें जितना निकलेगा वो मेरा भाग्य है, खराब होगी तो मेरी होगी और इधर वाली तेरी है। जबकि कुंता में तो पहले ही टारगेट कर दिया कि अपने को तो 15 क्विंटल चाहिए, आपके चाहे 5 क्विंटल हो चाहे 20 क्विंटल हो, पहले ही कूंत देना, कूंत यानी निर्धारित कर देना। वो पद्धति बताओ कौन सी कहलाती है, लाटा। तो ये लगान वसूलने की पहली पद्धति बताओ, सबको क्लियर है क्या? महत्वपूर्ण पद्धति है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा प्रश्न आ जाता है, लाटा का अर्थ क्या होता है। पिछले पटवार का प्री का पेपर उठा के देखिएगा, ग्राम सेवक का पेपर उठा के देखिएगा, ये इस प्रकार के सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है। यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, लगान वसूलने की पहली पद्धति, परिभाषा तो मैंने लिख दी है। लगान में पहला है लाटा। लगान में एक पद्धति बताओ कौन सी है, लाटा। इस लाटा को फिर अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। पहला बताओ कौन सी, खेत बंटाई। पहली बताओ कौन सी हो गई, खेत बटाई। खेत बटाई में अपने को क्या लिखना है, खेत में खड़ी फसल, खेत में खड़ी फसल से, खेत में खड़ी फसल से अपना भूमि क्षेत्र तय कर, अपना भूमि क्षेत्र तय करना। नेक्स्ट, लंक बटाई। नंबर 2 की जो बटाई होती है उसको अपन कौन सी बटाई कहते हैं, लंक बटाई। बताओ लंक बटाई किसे कहते हैं? लंक बटाई का अर्थ क्या हो गया, फसल को काटने के पश्चात, फसल को काटने के पश्चात फसल को पुल्लो अथवा पुल्ली के रूप में वसूलना, ये कहलाता है लंक बटाई। और नंबर 3 की जो बटाई है वो होती है रास बटाई। बताओ नंबर 3 की जो बटाई होती है उस बटाई को कौन सी बटाई कहते हैं, रास बटाई कहते हैं। और ये जो रास बटाई होती है इसका अर्थ होता है फसल निकालने के पश्चात, फसल निकालने के पश्चात, फसल निकालने के पश्चात निश्चित फसल वसूलना, निश्चित फसलें वसूलना। ये बताओ अपने लाटा की 3 विधियां हो गई। तीनों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सीधा दे सकता है लंक बटाई। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज वो बदल भी सकता है, लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोबारा से देख लो कंसेप्ट जल्दी से। ये खेत है, कानाराम जी ने यहां पर यूं प्रकार के मूंग बो रखे हैं। और मित्रों मान लीजिए वो जमींदार आया, बोला काना जी इधर का तुम्हारा, इधर का हमारा। बताओ कौन सी बटाई, खेत बटाई।
फिर इनको मूंगों को पाड़ दिया, फिर पुले बना दिए गए, क्योंकि पुलों से ही तो अपन रास निकालते थे, पुलों को थ्रेसर में देते थे, पहले थ्रेसर नहीं होती थी तो रास बनाते थे। तो पुलों के हिसाब से बोला भाई 500 पुले मेरे, बाकी पुले तेरे। उसको बताओ कौन सी बटाई कहते हैं? लंक बटाई। और फसल निकालने के बाद में मान लीजिए 20 क्विंटल हुई है तो कितनी जो लगान होती थी उसके हिसाब से जो लगान ली जाती थी उसको बताओ क्या कहते हैं? रास बटाई। ये लगान का पहला विधि, लगान वसूलने की पहली विधि बताओ कौन सी विधि है? लाटा विधि। ठीक है, यहां तक तो गुरुजी सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते मित्रों। एक पद्धति होती है कुंता पद्धति। बताओ, एक होता है कुंता, और कुंता मैंने आपको बताया खड़ी फसल में, पहले ही खड़ी फसल में ही कर का क्या कर देना? निर्धारण कर देना। खड़ी फसल में ही लगान का क्या कर देना? निर्धारण कर देना कि भाई 20 क्विंटल होगी तेरे तो, और इसमें से इतना हमें चाहिए, तो उसको कहते हैं कुंता। यहां पर लिख सकते हैं खड़ी फसल में लगान का निर्धारण। खड़ी फसल में अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण बताओ क्या कहलाता है? ये कुंता मित्रों कोई कर नहीं होता। मैं फिर से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं, कुंता कोई कर नहीं होता। कुंता कर वसूलने की एक विधि होती है। परीक्षक कैसे भी गलती करवा सकता है। वो लिख सकता है उपरोक्त में से कौन सा कर किसानों से नहीं वसूला जाता था। ऑप्शन ए में वो लिख देता कि मान लीजिए खींचड़ी कर, बे में लिख दिया लाटा कर, से में कुंता कर, दे इजारा कर। अरे इजारा कोई कर नहीं होता है। इजारा कर वसूलने की एक विधि होती है, कर वसूलने की पद्धति होती है। लाटा कर वसूलने की एक विधि होती है, कुंता भी कर वसूलने की एक विधि होती है। ये कोई कर नहीं होता। इस बात को थोड़ा सा खोपड़े में बिठा करके रखना। अगला बिंदु मित्रों, एक कर होता है इजारा। बताओ, एक कर होता है, उस कर का नाम क्या होता है? इजारा। इजारा किसे कहा जाता? इजारा का अर्थ क्या होता है? इजारा का अर्थ यह होता है कि मित्रों मान लीजिए ये गांव है, मान लीजिए कोई सा भी गांव है, मान लीजिए ये गांव का नाम लव कुश गांव है। बताओ कौन सा गांव है? लव और कुश गांव है। अब इस गांव में कितने किसान कृषि करते हैं, कितने खेत यहां पर सिंचित है, कितने असिंचित है, वो सारा आंकड़ा तो राजस्व अधिकारी के पास होता था। अब यहां का जो ठिकानेदार है वो सोचेगा रे कौन एक एक किसान से कर वसूलेगा, क्यों ना इस गांव को ठेके पर दे दिया जाए, क्यों ना इस गांव में जो कर वसूली है उसको ठेके पर दे दिया जाए। भाई अरे आपने देखा होगा कि भाई गांव की गौशाला होती है तो गौशाला में खाद जो होती है उस खाद को कहते हैं ना कि आज खाद का ठेका छूटने वाला है। यानी अब कितने रुपए, कौन एक एक टोली गौशाला संचालक कब उस खाद को बेचेगा, क्या करेगा, तो एक बोली लगा दी जाती थी। बोला जाता था कि लवकुश गांव की बोली इतनी रुपए है। कोई सेठ साहूकार जो होता था वो इतने रुपए, मान लीजिए लवकुश गांव से प्रति वर्ष 5 लाख रुपए ठिकानेदार ने टारगेट बना लिया कि मुझे तो इस लवकुश गांव से 5 लाख रुपए इस बार कर वसूलना है। तो उसने 5 लाख रुपए में किसी सेठ साहूकार को ठेका दे दिया। बोला ये मेरे को 5 लाख रुपए तू दे, बाकी तू किसानों से तेरा कर वसूलते रहना। अब वो सेठ साहूकार किसानों से कितना वसूलेगा, क्या करेगा, ये तो तय है भाई। 5 लाख में उसने ठेका दिया तो वो 5 लाख तो वसूलेगा नहीं, ज्यादा ही वसूलेगा। ठेका क्यों लेता है? आदमी कमाने के लिए लेता है। तो अब इस प्रकार की जो विधि होती थी, यानी गांव में लगान वसूलने के लिए जो ठेका प्रणाली या ठेका पद्धति होती थी उसी को बताओ क्या कहते थे? इजारा कहते थे। और इस इजारा से कृषकों का सर्वाधिक क्या होता था? शोषण होता था। इजारा से कृषकों का सर्वाधिक शोषण होता, क्योंकि सेठ साहूकार आते अपने मनमाफिक करों का, लगानों का क्या करते? निर्धारण करते। तो बताओ इजारा सबको क्लियर है क्या? इजारा के बारे में लिख देना, लगान वसूलने के लिए ठेका प्रणाली। लगान वसूलने
एक ठेका प्रणाली। बताओ एक कौन सी प्रणाली? ठेका प्रणाली, यानी ठेका पर दे देना गांव। अब कोई ठाकुर है या ठिकानेदार है, वो बार बार एक एक किसान के पीछे घूमेगा, इससे बढ़िया है कि ठेका दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? ठेका प्रणाली। उसी को कहते थे इजारा। मित्रों, एक होती थी मुकाता, एक कर या लगान वसूलने की विधि होती थी। उस विधि को बताओ क्या कहते हैं? मुकाता कहते हैं। मुकाता क्या होता था मित्रों? किसानों से फसल के बदले में नगद राशि, बताओ कौन सी राशि? नगद राशि ली जाती थी। कैसे? बोला ये 20 बीघा खेत में भाई तू खेती करेगा, कोई भी किसान हो सकता है, खेती करेगा तो उसको कहा जाएगा कि इस खेत से कितनी भी फसल हो मुझे 20,000 दे देना, 5,000 दे देना। इस प्रकार की जो नगद लगान वसूली जाती थी, भाई लाटा कुंता तो क्या है? फसल पर लिया जाता था। और ये नगद लगान लेने की एक क्या थी? विधि थी, जिसको बताओ क्या कहते थे? मुकाता कहते थे। तो यहां पर लिख सकते हैं मुकाता में लगान वसूलने की नगद विधि, लगान वसूलने की बताओ कौन सी नीति? लगान वसूलने की नगद विधि। बताओ कौन सी विधि? नगद विधि। इसको अपन बताओ क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुकाता। और एक है मित्रों, आपको ध्यान रखना, गोंदी बीज। एक विधि होती थी गोंती बीज। बताओ कौन सी बीज है? गोंती बीज अथवा बीज बराड़ विधि, एक ही बात है। चाहे गोंती बीज बोल दें, चाहे बीज बराड़ बोल दें, बीज बराड़ भी बोल सकते हो आप इसे, एक ही बात है, गोंती बीज या बीज बराड़। ये क्या है? गोंती बीज अथवा बीज बराड़, ये भी लगान की एक विधि थी। ये भी लगान की एक विधि थी। कैसे? मान लीजिए कोई कृषक है, उसने 20 बीघा खेत बोया है। अब 20 बीघा खेत में कोई किसान हल चलाने जाएगा तो उस किसान को पहले वहां के स्थानीय ठाकुर से, ठिकानेदार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं 20 बीघा में 50 किलो मूंग बीजूंगा, 50 किलो बीज मैं इसमें डालूंगा। अब वो उससे ज्यादा ना तो बीज डाल सकता है, ना ही उससे कम डाल सकता है। आपको रिकॉर्ड में दर्ज कराना पड़ेगा कि मैं इस खेत में 5 किलो बीज डालूंगा, 10 किलो बीज डालूंगा, 20 किलो। अब उस बीज के आधार पर लगान वसूला जाता था, यानी इतना बीज बोएगा तो इतना उत्पादन हो जाएगा। जो गणित निकाल करके जो वसूला जाने वाला लगान होता था, उससे गोंती बीज अथवा बीज बराड़ कहा जाता। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहां पर लिख सकते हैं बीज की मात्रा के आधार पर। बताओ किसकी मात्रा के आधार पर है? बीज की मात्रा के आधार पर, बीज की मात्रा के आधार पर, बीज की मात्रा के आधार पर, बीज की मात्रा के आधार पर लगान वसूलना। बताओ क्या वसूलना? लगान वसूलना। ये बताओ क्या कहलाती थी? बीज बराड़ अथवा गोंती। ये राजस्थान में लगान की प्रमुख क्या थी? विधियां थी। लगान ही किसान आंदोलन का एक कारण था। और लगान किस प्रकार से वसूला जाता वो मैंने आपको सारा विस्तार से बताया। आशा करता हूं कि यहां तक की कुछ बातें तो आपके खोपड़े में बैठी होगी। लगान किस प्रकार से वसूला गया? पहला वसूलने की विधि दोबारा से देख लो। लाटा कर नहीं है, लाटा लगान वसूलने की विधि। किस प्रकार? खेत बटाई, खेत में खड़ी फसल को कहते कि भाई इधर वाली इस कोने की फसल मेरी, इस कोने की फसल मेरी। मित्रों, फसल पर पूर्वानुमान नहीं लगाते थे। फसल पर पूर्वानुमान लगाना तो क्या कहलाता था? कुंता कहलाता था। खड़ी फसल के हिस्से कर लेना कि भाई इधर फसल तेरा, इधर की फसल है मेरी। लंक फसल काटने के बाद में फसल के हिस्से कर लेना। और खेत या रास बटाई, रास का अर्थ होता फसल निकालने के बाद में निश्चित राशि लेना। कुंता खड़ी फसल में पूर्वानुमान लगाना, खड़ी फसल का अनुमान लगा लेना कितने बीघा होगा। इजारा यानी लगान वसूलने का, लगान का ठेका दे देना। क्या दे देना? ठेका दे देना। अब मुकाता फसल नहीं लेकर केस पैसे लेना। और गोंती बीज यानी बीज के आधार पर लगान का निर्धारण करना। ये कुछ राजस्थान में अपनी प्रमुख बताओ क्या थी? लगान थी। तो किसान आंदोलन का पहला प्रमुख कारण लगान, सबको क्लियर होना चाहिए। मित्रों,
नंबर 2 का किसानों का प्रमुख कारण था लाग बाग। बताओ नंबर 2 का प्रमुख कारण क्या था? नंबर 2 का कारण था लाग बाग। लाग बाग का अर्थ क्या होता है? लाग बाग का अर्थ होता है अनावश्यक कर वसूले जाते थे, बिना फालतू के कर वसूले जाते थे, उनको कहते थे लाग बाग। मैं कुछ एक कर आपके सामने बताना चाहूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी में लाग बाग, पूरी लाग बागें हजारों लाग पा गई थी। जैसे जालोर जो अपने परगना है, पूछा जाए राजस्थान के किस परगने में सर्वाधिक लाग बागें थी, तो जालोर में थी। 222 प्रकार की लाग बागें वसूली जाती थी। बताओ कितनी वसूली जाती थी? 222 प्रकार की लाग बाग जालोर से, पाली से 91, जोधपुर से 97, बनेड़ा से 96, अलग अलग ठिकानों में अलग अलग प्रकार की लाग बागों का निर्धारण होता था। तो लाग बाग में कुछ एक कर मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। जैसे एक कर है मित्रों सेंगटी कर। बताओ कौन सा कर है? सेंगटी कर। मित्रों सेंगटी कर के अलावा एक कर है खींचड़ी। ये सारी लाग है, खींचड़ी लाग, सेंगटी लाग। सेंगटी लाग के अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा कांसा लाग। बताओ कौन सा लाग है? कांसा। कांसा के अलावा मित्रों अगर आपसे पूछ लिया जाए कांसा के अलावा अखेराई, बताओ कौन सा? अखेराई। अखेराई के अलावा या अखेराई से पहले चूड़ा लिख लो। बताओ कौन सा लिख लो? चूड़ा। चूड़ा के अलावा कुंवर घोड़ा। बताओ कौन सा घोड़ा? कुंवर घोड़ा। कुंवर घोड़ा के अलावा मित्रों आपने अखेराई कर, और एक होती थी तलवार बंदाई, वो तो आगे लिखेंगे अखेराई। ये 4-5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सैकड़ों प्रकार के कर होते हैं, वो आप कर व्यवस्था में देखिएगा। अभी यहां पर किसान आंदोलनों में जो प्रमुख लागे बागे आपने आएगी कि ये लाग लग गई थी। जैसे चौरी लाग एक कर होता था, चौरी कर, ये भी एक प्रकार का लाग ही था। तो ये इस प्रकार के जो अपने आंदोलनों में आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों देखना, एक होता है सेंगटी। सेंगटी लाग का अर्थ क्या होता था? कोई भी किसान अगर पशुओं का क्रय विक्रय करेगा तो उससे एक कर वसूला जाएगा, जिसे बताओ कौन सा कर कहते थे? सेंगटी। यहां पर लिख सकते हैं पशुओं के क्रय विक्रय पर वसूली गई लाग। पशुओं के क्रय विक्रय पर, पशुओं के क्रय विक्रय पर वसूली गई लाग। बताओ वसूली गई जो लाग होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सेंगटी कहते हैं। नंबर 2 खींचड़ी। नंबर 2 पर बताओ क्या होता है? खींचड़ी। खींचड़ी का अर्थ क्या होता? कोई भी सेना मान लीजिए कहीं से गुजर रही है, किसी राज्य की गुजर रही है या किसी ठिकानेदार की गुजर रही है, और उस सेना ने किसी गांव के निकट अपना पड़ाव डाल लिया है, तो अब उस गांव वालों से, ग्रामीण वासियों से सेना के खान पीन के लिए वसूला जाता कर। मान लीजिए कोई गांव है एक्स, यहां से कोई सेना गुजर रही है किसी काम से, वो तो किसी काम से जा रही है, रात्रिकालीन विश्राम हो जाता था। पहले सेनाएं जो होती थी हाथियों पर, घोड़ों पर चलती थी, और हाथी घोड़ों के हेडलाइट होती नहीं थी, आपको पता है, अंधेरे में चलते नहीं थे, तो रात्रिकालीन उनको डेरा डालना पड़ता था। मान लीजिए कोई सेना जा रही है और इस एक्स गांव के निकट डेरा डाल दिया, तो अब इस सेना के खान पान का जो खर्चा होगा वो खर्चा बताओ कौन वसूलेंगे? वहां के स्थानीय लोगों से वसूला जाएगा। इससे कहा जाता है मित्रों खींचड़ी लाग। बताओ कौन सी लाग है? खींचड़ी लाग। यहां पर लिख सकते हैं किसी गांव के निकट, किसी गांव के निकट सेना के पड़ाव डालने पर, सेना के पड़ाव डालने पर खान पान हेतु वसूला गया कर। बताओ वसूला गया जो कर होता है उसको कौन सा लाग कहते हैं? खींचड़ी। अब ये कांसा ये होता था मृत्यु पर। मान लीजिए कोई किसान मृत्यु बोझ कर रहा है, तो उस मृत्यु बोझ के करने से पहले आपको निश्चित थालियां, यानी कितनी भी अलग अलग रियासतों में अलग अलग हो रही है। मान लीजिए कोई एक्स किसान है, इसके पिताजी की मृत्यु हो गई और ये अपने सगे संबंधियों को बताओ क्या देना चाहता है? मृत्यु बोझ देना चाहता है। तो मृत्यु बोझ देना है तो सगे संबंधी तो बाद में खाना खाएंगे, पहले आपको
कुछ भोजन राशि जो है वो ठिकानेदार के घर पर भेजनी पड़ेगी। उसको बताओ कौन सा कर कहते थे? कांसा कर। आज भी आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब मौसर होते हैं, कांकड़ पट्टियां होती है, ये मृत्यु भोज के प्रकार होते हैं, मौसर, जोसर, कांकड़ पट्टी। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई महिला गर्भवती है जो चल करके उस मृत्यु भोज में खाना खाने के लिए नहीं आ सकती, या कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, चलने फिरने में असमर्थ है, अपाहिज है, तो आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बिलोंग करते हैं तो देखना, जब मौसर होता है तो इधर तो साइड में तो जो अपने गांव के लोग होते हैं वो मृत्यु भोज काजू कतली खाते रहते हैं, इधर 5-7 पंच साइड में बैठे रहते हैं, और वो जो व्यक्ति, जो महिला गर्भवती है या लूला, लंगड़ा, अपंग, काना है, वो यहां पर नहीं आ सकता। उसके लिए बिल्कुल पैकिंग करके घर पर भेजी जाती है। कहते हैं कि भाई इसको कांसा भेजा जा रहा है। तो निश्चित राशि मृत्यु भोज के ऊपर किसानों से लिया जाने वाला जो कर होता था उसको बताओ क्या कहते थे? कांसा कर। यहां पर लिख सकते हैं मृत्यु भोज पर वसूला गया कर। बताओ किस पर वसूला गया करे? मृत्यु भोज पर वसूला गया जो कर होता है वो वसूला गया कर बताओ क्या कहलाता है? वो कहलाता है कांसा कर। चूड़ा कर क्या होता है? चूड़ा कर का अर्थ होता है कि ठाकुराइन अपने हाथ में नई चूड़ियां पहनने पर जो कर वसूला जाता था, उस कर को बताइए क्या कहा जाता था? चूड़ा कर कहा जाता था। ठाकुराइन की इच्छा हो गई कि नया चूड़ा पहनना है, चूड़े का खर्चा कौन उठाएंगे? किसान उठाएंगे। कितने अत्याचार हुए होंगे, कितने शोषण हुए होंगे। किसानों का दिल दरियाई देखिए, कितना बड़ा दिल रहा होगा किसानों को। हर छोटी छोटी बात का खर्चा गरीब मासूम किसानों से वसूला जाता, फिर भी किसान मित्रों हाथ से हाथ तक नहीं करते। जब बात बढ़ गई, पानी जो है नाक के ऊपर चढ़ा, तब मजबूर होकर के किसानों ने आंदोलन किया। अन्यथा किसान मित्रों इस भारत भूमि पर कभी लड़ाई करना चाहते नहीं थे। शांति का प्रतीक होता है किसान, फिर भी किसानों पर कितने प्रकार की करें वसूली गई। ठाकुराइन चूड़ा पहनेगी तो भी क्या वसूला जाएगा? कर वसूला जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं ठाकुराइन के नया चूड़ा पहनने पर, ठाकुराइन के नया चूड़ा पहनने पर, नया चूड़ा पहनने पर वसूला गया कर, वसूला गया जो कर होता है उसको बताओ क्या कहते हैं? चूड़ा। कुंवर घोड़ा कर, वेरी गुड, बड़ा शानदार कर है भाई। कुंवर घोड़ा कर यानी किसी ठिकानेदार का छोरा बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, तो उस समय स्कॉर्पियो, कैंपर, फॉर्च्यूनर ये गाड़ियां तो होती नहीं थी। प्रमुख सवारी क्या होती थी? घोड़ा होता था। और जैसे ही राजकुमार वयस्क होता उसके लिए घोड़ा खरीदना पड़ता, घोड़ा खरीदना पड़ता। वो घोड़े के पैसे भी कौन देते थे? किसान देते थे। यानी ये घोड़ा लाग हो गई। अरे उस घोड़े पर बैठ करके घूमेगा कौन है? ये ठिकानेदार का छोरा घूमेगा। किसानों के बच्चों के पहनने के लिए पांव में चंपल तक नहीं होती थी, फिर भी अपने दिल को बड़ा रखते हुए इस ठिकानेदार के छोरे को क्या दिलवाते थे? घोड़ा दिलवाते थे। ऐसा कर बताओ कौन सा कर होता था? कुंवर घोड़ा कर। यहां पर लिख सकते हैं कुंवर घोड़ा में राजकुमार के वयस्क होने पर, यानी ठिकानेदार के पुत्र के वयस्क होने पर, राजकुमार के नए घोड़े खरीदने हेतु, नया घोड़ा खरीदने हेतु वसूला गया जो लाग होती थी उसको चौरी कर। इधर लिख देता हूं चौरी कर। हालांकि ये चौरी कर सभी जगह नहीं वसूला गया था। ये चौरी कर 1903 ईस्वी में जब अपन बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब ठाकुर कृष्ण सिंह ने ये चौरी कर लगाया था 5 रुपए का। चौरी कर का अर्थ क्या है? अगर किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा, यानी चौरी विवाह में मित्रों बिना चौरी के विवाह नहीं होता। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा विवाह हो जाए, कितने भी स्टेज से स्टेज प्रोग्राम आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अंत में चौरी के चारों तरफ आपको फेरे खाने पड़ते हैं, चौरी में बैठना पड़ता है। अगर किसान अपनी पुत्री का विवाह भी करेगा तो उसे भी 5 रुपए का क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। यह चौरी कर 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने लगाया था। अब इस कर का भी विरोध किया गया। कितना अत्याचार कर रहा है चौरी कर। यहां पर यह लड़की के विवाह पर था मित्रों।
लड़की के पिता को देना पड़ता था। लड़की के विवाह पर वसूला गया कर, लड़की के विवाह पर वसूला गया जो कर होता है, उस वसूले गए कर को बताओ क्या कहते हैं? चाउरी कर कहते हैं। और मित्रों, अखेराई कर, हद हो गई। इस अखेराई कर को आप सुनोगे तो और हद हो जाएगी। मान लीजिए किसान के ऊपर टोटल 80 प्रकार की लागें लगी है और 80 प्रकार की लागों की कीमत मान लीजिए मित्रों 500 रुपए आई है। तो अब ये किसान 500 रुपए करके जमा कराने के लिए राजकोष में जाएगा, और जब ये राजकोष में जाएगा तो इसे ये कर की राशि जमा करने के हेतु भी कर वसूला जाएगा, नहीं तो बिना कर दिए हुए ये राशि भी कर की जमा नहीं की जाएगी। बड़ा अत्याचार हो रहा है बेचारा। एक तो किसान अपने खून पसीने की कमाई से आपकी 80 लागे बागे दे रहा है, और अब वो लागे बागे लेने के लिए भी आप उससे क्या वसूल रहे हो? कर वसूल रहे हो। ये इस प्रकार का जो कर होता था उसको बताओ कौन सा कर कहते थे? अखेराई कर कहते थे। किसानों का कितना खून जला होगा, फिर भी किसान ने मित्रों अहिंसा नहीं की। उदाहरण के लिए आप बिजौलिया किसान आंदोलन को उठा के देख लीजिए, 44 साल तक चला था। 1897 से 1941 तक चला था, लेकिन किसान ने कहीं पर भी हिंसक घटना नहीं की होगी। अगर आज की परिस्थिति में आपके ऊपर इतने अत्याचार किए होते तो आज सड़कें खून से लथपथ हो जाती, लेकिन किसानों के दरिया दिल को देखिए। आपको शाबाश देना चाहिए किसानों को, किसान पुत्रों को, कि कितने अत्याचार सहने के बावजूद भी इस भारत माता के खिलाफ एक आवाज तक, लफ्ज तक नहीं उठाया। भारत माता के अंचल पर एक गांव तक नहीं किया। कितने सहनशील किसान होते होंगे। तो अखेराई कर की परिभाषा क्या लिखेंगे? कर की राशि जमा करवाने के ऊपर वसूला गया कर। कर राशि जमा करवाने पर, कर राशि जमा करवाने पर वसूला गया कर। वसूला गया कर जो होता था उस कर को बताओ क्या कहते हैं? अखेराई कर कहते हैं। और ये था 100 रुपए पर 1 रुपया। 100 रुपए के ऊपर कितना रुपया? 100 रुपए पर 1 रुपया। यानी अगर आप 100 रुपए जमा करवा रहे हैं तो कितने रुपए का कर वसूला जाएगा? 1 रुपए का। अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रबंध थे, कहीं पर 10 था, कहीं पर 100 था। तो इस प्रकार ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण कर होते थे जिनके बारे में अपने को ध्यान रखनी है। यानी ये थी लाग बाग। ये किसान आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण। अपन चर्चा अभी किसान आंदोलन के कारणों पर कर रहे हैं और विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न कारण से बनता है तो एक प्रश्न आंदोलन से बनता है। तो आप पर पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर प्रकार के कर का आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कर कैसा था, वो कर कैसा था। हजारों करते, सभी की तो अपन चर्चा कर नहीं सकते, लेकिन जो उपयोगी है उनकी मैं आपको सामने चर्चाएं कर रहा हूं। ये था अपना लाग बाग, दूसरा किसान आंदोलन का प्रमुख कारण। बताओ, यहां तक की राम कहानी सबको क्लियर होनी चाहिए। पहला अपने देखा था लगान, लगान में लाटा, कुंता, इजारा, मुकाता और अपने गुंती बीज, ये देखे। उसके बाद लाग बाग में ये सेंगटी, खिचड़ी, कांसा, चूड़ा, कुंवर, घोड़ा, चाउरी, अखेराई, ये देखे थे। और अब थी बेट बेगार प्रथा। बताओ कौन सी प्रथा? किसान आंदोलन का तीसरा प्रमुख कारण रहा था बेट बेगार। बताओ कौन सी बेगार है? बेट बेगार। और इस बेट बेगार में मित्रों ध्यान रखना, एक तो होती थी कमठा कर। बताओ कौन सा कर? कमठा कर। एक होता था हाली कर। इस प्रकार के कई कर होते थे। केवल मैं परिभाषा लिख सकता हूं बेट बेगार में, बिना पारिश्रमिक, बिना मेहनताना, बिना मेहनताना कृषकों से कार्य करवाना। बिना मेहनताना कृषकों से कार्य करवाना। कृषकों से कार्य करवाना बताओ क्या कहलाता था? ये कहलाता था बेट बेगार, जिनमें से कई बेगारें ली जाती थी। जैसे कमठा बेगार। बताओ कौन सी बेगार ली जाती थी? कमठा बेगार। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कमठा, कमठा का अर्थ क्या होता है मित्रों? कमठा का अर्थ होता है
अपने कोई निर्माण कार्य, कहते ना कि ये आदमी कमटे का कार्य करता है, यानी कारीगरी निर्माण कार्य, आप कोई मकान बना रहे हो तो उसे भी कमटा कहते हैं, मंदिर बना रहे हो कमटा कहते हैं, दुर्ग गढ़ भवन जो भी बना रहे हैं उन सबको कमटा कहते हैं। अगर किसी ठिकानेदार के घर पर कोई कार्य हो रहा है, कोई भवन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वहां पर कार्य करने वाले लोगों से क्या वसूला क्या किया जाता था? कमठा या बेगार कर लिया जाता था। इसके अलावा हल कर, हल का अर्थ होता है खेत में किसान खुद के भी तो भाई ठिकानेदार के जमीन होती थी, वहां पर वो कृषि करता तो उसे कुछ नहीं मिलता। हल कर के अलावा मित्रों ध्यान रखना, लांगा कर, बताओ कौन सा कर? लांगा कर। ये लांगा कर भी बताओ क्या होता था? बेट बेगार होती थी, यानी बिना किसी पैसे के ये आपसे क्या वसूला जाता था? कर वसूला जाता था। मुख्य रूप से ये इस प्रकार के कई बेट बेगार यानी बिना किसी कार्य के आपसे कार्य करवाया जाता था। जैसे राली, बताओ क्या होती थी? राली, ये राली लाग भी होती थी। राली का अर्थ क्या होता है भाई? आजकल तो आप ईरानी रजाई ओढ़ते हैं, पहले राली होती थी जिसे राजस्थानी भाषा में उपरांत कहते हैं। पुराने कपड़े जो होते थे वो पुराने कपड़ों को बना करके सर्दियों में ओढ़ने के लिए एक बड़ी शानदार शाही रजाई बनाई जाती थी। जितने भी पुराने कपड़े हैं उनको मित्रों धागों से बांध करके रजाई बनाई जाती थी जिसे राली कहते। और प्रत्येक किसान ठिकानेदार के घर पर सर्दियों के मौसम में एक राली बनाकर बेचता था। उस कर को बताओ कौन सा कर कहते थे? राली कर। तो इस प्रकार की ये बेट बेगार हुआ करती थी। बेट बेगार के अलावा लाग बाग और लाग बाग के अलावा लगान, ये तीन राजस्थान में किसान आंदोलनों के प्रमुख बताओ क्या माने जाते हैं? कारण माने जाते हैं। इन तीनों कारणों के कारण किसानों के अंदर भारी भयंकर आक्रोश था। और इसके अलावा अन्य कारणों की अगर मैं चर्चा करूं, किसान आंदोलन के अन्य कारण बताओ कौन से कारण है? अन्य कारण। तो अन्य कारणों में क्या होता था मित्रों? ध्यान रखिएगा, राजाओं द्वारा ठिकानेदार अथवा जागीरदार से वसूले जाने वाले कर का भार ठिकानेदारों द्वारा सीधे जनता पर डाल देना। ठिकानेदारों द्वारा सीधा किसानों पर डाल देना अथवा जनता पर डाल देना। ये बताओ कारण जो था। अन्य कारणों में ये कारण कैसे समझिएगा, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, एक कर हुआ करता था, उस कर का नाम था तलवार बंदाई कर। बताओ कर का नाम क्या हुआ करता था? तलवार बंदाई। हर रियासत में लगता था। तलवार बंदाई कर क्या होता था? कौन देता था? ये इस कर का किसानों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये कर किसानों के लिए बाधा बन जाता था। तलवार बंदाई कर क्या होता था? मान लीजिए अपने सामने आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन में, यहीं पर समझा देता हूं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में मित्रों ठाकुर कृष्ण सिंह 1894 में अपने गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद 1894 में बिजोलिया का ठाकुर, ये बिजोलिया ठिकाने का ठिकानेदार जो था वो बना था कृष्ण सिंह। 1906 ईस्वी तक कृष्ण सिंह यहां पर क्या रहा था? ठिकानेदार रहा था। कृष्ण सिंह की 1906 में मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी बना था पृथ्वी सिंह। बताओ कृष्ण सिंह का उत्तराधिकारी बिजोलिया में ठाकुर बना है पृथ्वी सिंह। यानी किसी ठिकानेदार की मृत्यु हुई है और नया ठिकानेदार आ रहा है, तो उस नए ठिकानेदार को अपनी राजगद्दी पर बैठने से पहले यानी तलवार बांधने से पहले उससे कर वसूला जाता था। और वो जो भी नया ठिकानेदार गद्दी पर आसीन हो रहा है वो कुछ राशि उस रियासत के राजा के पास भेजता था और रियासत का राजा उस राशि को प्राप्त करके ही उसे ठिकाने की कुर्सी पर विराजमान होने का आदेश हुक्म देता था। इस कर को क्या कहते थे? तलवार बंदाई कर। इस कर का जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये कर ठिकानेदार देगा। लेकिन फिर भी ये पृथ्वी सिंह इस तलवार बंदाई कर का जितना भी भार आया वो किसानों पर डाल दिया।
अब बताओ किसान नाराज होंगे कि नहीं? अरे भाई गद्दी पर किसान बैठ रहा है क्या? गद्दी पर कौन बैठ रहा है? पृथ्वी सिंह बैठ रहा है, तो कर किसको देना है? पृथ्वी सिंह। लेकिन फिर भी ये कर जनता से वसूला। बोला मेरे 5 लाख रुपए लगे, मैं कहां से लाऊंगा? ये पैसे तो किसान देंगे। अरे क्यों? किसान के घर पर क्या पैसे छापने की मशीन लगी है क्या? हर बात पर किसान किसान किसान, कर कर कर। और मजबूर होकर किसानों ने बताओ क्या कर दिया? किसान आंदोलन कर दिया। ये सारे के सारे कारण बताओ किसके कारण रहे थे? किसानों के कारण रहे थे। अभी मैं ऐसे कई कर आपको लिखवाऊंगा, 5-7 कर लिखवाऊंगा जिनका संबंध किसानों से नहीं था, फिर भी इनसे किसानों से वसूला जाता था। देखना, यहां पर मैं लिख देता हूं अन्य कारणों में एक कारण और लिख देता हूं अन्य कारणों में। यह तो हो गया नंबर 1 का कर, और नंबर 2 का कर। नंबर 2 का अन्य कारण, 19वीं सदी 19वीं 20वीं सदी में 19वीं 20वीं सदी में 19वीं 20वीं सदी में राजाओं का प्रभाव कम होने के कारण, राजाओं का प्रभाव कम होने के कारण, प्रभाव कम होने के कारण ठिकानेदारों द्वारा किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का प्रयोग, किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का प्रयोग, दमनकारी नीति का प्रयोग। ये सभी कारण जो है ये अपने को किसके कारण माने जाते हैं? किसानों के कारण। क्योंकि 19वीं 20वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी 19वीं सदी में, और 1818 में राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों के साथ आश्रित पारतकीय की संधि कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि राजा भी तो परेशान थे, किनसे? मराठाओं से। और मराठा आक्रमणकारियों से राजस्थान के राजाओं को सुरक्षा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव ज्यादा हो गया। महाराणाओं का जो पावर था वो धीरे धीरे इस अंग्रेजों ने अपने हाथ में हैंगओवर कर लिया था। इस कारण राजा महाराजाओं का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, और अब प्रभाव नहीं रहने के कारण ठिकानेदार अपनी मनमानी करने लग गए। यानी किसान शिकायत करेगा तो किसके पास करेगा? स्कूल का हेडमास्टर ही जब कोई पावरफुल नहीं है तो आप इस किसके पास में अपनी शिकायत लेकर के जाएंगे? इस प्रकार राजा महाराजाओं की शक्ति क्षीण होना भी किसान आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ऐसे सारे के सारे कारण किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इन कारणों के कारण ही किसानों ने मजबूर होकर, चाहे बिजोलिया का आंदोलन हो, चाहे बेंगू हो, चाहे बरड़ हो, चाहे निमुचना हो, चाहे सेकाबाटी हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे अपने दूधवा खारा हो, हर जगह के किसानों के प्रमुख रूप से यही समस्याएं थी। अपन और भी देखेंगे बिजोलिया के किसानों की क्या समस्याएं थी, किन्हीं किसानों की अलग हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने कारण लिखे हैं ये कारण मित्रों किसान आंदोलनों के प्रमुख क्या माने जाते हैं? कारण माने जाते हैं। ध्यान रखना, इन तीनों का विस्तार से आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी दी हुई जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई है तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से पूर्व किसान आंदोलन का प्रश्न सोल्व करने में आपको बड़ी आसानी और सहजता महसूस होगी। पहला कारण लगान वसूलने की मैंने विधियां आपको बता दी। लाग बाग, सैकड़ों लाग बाग थे, सबसे ज्यादा लाग बाग जालोर में थे 222 प्रकार के। इसके बाद में बेट बेगार यानी बिना पैसे के क्या करवाना? कार्य करवाना। इसके बाद में और भी मैंने आपको बताए कई ऐसे कारण है, और भी सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारणों में मैंने आपको बताया कि एक तो राजाओं का प्रभाव कम हो गया, इस कारण ठिकानेदार मनमानी कर रहे थे, और जो कर किसानों से लिए ही नहीं जाने थे, जो कर तो ठिकानेदार को देने थे, वो कर बताओ कौन किससे वसूले जाने लगे? ठिकानेदारों ने किसानों से वसूलने शुरू कर दिए। ये प्रमुख कारण अपने किसान आंदोलन के रहे। मित्रों अब मैं 5-7 बातें और आपको बता देता हूं। जैसे राजाओं द्वारा ठिकानेदारों से वसूला गया कर, राजाओं द्वारा ठिकानेदारों से वसूला गया कर। हालांकि इन करों का संबंध तो
किसानों से नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से किसान आंदोलन के कारण बने थे। क्योंकि जब ठिकानेदारों से कर वसूलेंगे तो ठिकानेदार कहां से वसूलेंगे? ठिकानेदार किसानों से वसूलेंगे। यानी इनका संबंध डायरेक्ट तो किसानों से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध है। और आजकल का जमाना इनडायरेक्ट का जमाना ज्यादा है, यानी किसी के थ्रू कोई कार्य करवाने का जमाना ज्यादा है। और प्रश्न भी प्रत्यक्ष नहीं पूछ करके अप्रत्यक्ष पूछते जाने का जमाना भी क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो देखना, मैं कुछ आपके सामने कर लिख रहा हूं, उनको आपको ध्यान रखना है। एक कर है चाकरी कर, बताओ एक कर है चाकरी कर। एक कर है छटूंद कर, बताओ एक कर कौन सा कर है? छटूंद कर। एक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, न्योत बराड़ कर। कर का नाम बताओ कौन सा कर है? न्योत बराड़ कर। एक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, गमीन बराड़। कर का प्रकार है गमीन बराड़, बताओ कर का प्रकार कौन सा बराड़ हो गया? गमीन बराड़। एक कर का प्रकार हो गया गमीन बराड़। कांसा बराड़, बताओ कौन सा बराड़ है? कांसा बराड़। कांसा बराड़ के अलावा एक कर हो गया हल बराड़, बताओ एक कर कौन सा बराड़ हो गया? हल बराड़। एक कर हो गया तलवार बंदई, बताओ कर कौन सा हो गया? तलवार बंदई। तो एक बार इन करों को समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मित्रों, चाकरी कर किसे कहते थे? चाकरी कर का अर्थ क्या होता है? चाकरी का अर्थ होता है जब जब, ये कर फिर बता रहा हूं किसानों से संबंधित नहीं है, जब जब किसी राजा के ऊपर कोई युद्ध की स्थिति बनती, कोई युद्ध होने वाला होता, उस समय ठिकानेदार को कुछ धन राशि एवं अपने सैनिक राजा की सहायता के लिए भेजने पड़ते थे। अब वो ठिकानेदार वो राशि कहां से लाएगा? अरे भाई, ठिकानेदार तो कहते ना माते का भार पांवों ने है। मारवाड़ी भाषा में कहावत क्या है कि तेरे जो माते का भार है वो किसको है? पांव का। ठिकानेदार के ऊपर कर होगा तो ठिकानेदार किससे वसूलेगा? किसान से वसूलेगा। ये भी अप्रत्यक्ष इसके कारण थे। चाकरी कर का अर्थ है युद्ध की स्थिति के समय राजा महाराजाओं को धन राशि एवं सेना क्या करना, उपलब्ध करवाना, क्या कहलाता था? चाकरी कहलाता। यहां पर लिख सकते हैं चाकरी में क्या लिखेंगे? चाकरी में लिखना है मित्रों, युद्ध समय में राजा को युद्ध समय में राजा को धन राशि व सैनिक सहायता उपलब्ध करवाना। धन राशि व सेना सहित सहायता देना। सेना सहित बताओ क्या उपलब्ध करवाना? सहायता उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? चाकरी कहलाता है। छटूंद, छटूंद किसे कहते थे? जब जब कोई त्योहार हो या राजा महाराजा के कोई छोरा हुआ हो, राजा महाराजा के किसी राजकुमार की बर्थडे पार्टी हो, राजा महाराजा की कोई एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, राजा महाराजा के दरबार में कोई भी काम होता और काम होता तो ठिकानेदार को बुलाया जाता। मान लीजिए ठिकानेदार किसी कारण से उस राज दरबार में उपस्थित नहीं होता तो उसके ऊपर दंड के रूप में कर लगा दिया जाता था, जिसे कहते थे छटूंद कर। और अब वो छटूंद कर ठिकानेदार पर लगा है तो ठिकानेदार वो छटूंद किससे वसूलेगा? किसानों से वसूलेगा। हालांकि सीधा किसानों से संबंध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तो क्या है? संबंध है। छटूंद, और छटूंद के आगे लिख सकते हैं ठिकानेदार द्वारा किसी कारणवश राज दरबार में उपस्थित नहीं होने पर, राज दरबार में उपस्थित नहीं होने पर वसूला गया कर। बताओ वसूला गया जो कर होता था, इस कर को बताओ अपन क्या कहते थे? छटूंद कर कहते थे। बताओ क्या कहते थे? छटूंद कर कहते थे। न्योत बराड़ यानी विवाह के अवसर पर वसूला गया कर। किस अवसर पर वसूला गया कर? विवाह के अवसर पर। बताओ किस अवसर पर है? विवाह के अवसर पर।
विवाह के अवसर पर वसूला गया कर। इसका अर्थ क्या है? किसान से नहीं वसूला जा रहा। ऊपर हेडिंग ध्यान से पढ़ना। जब भी किसी राजकुमार का राजकुमारी का विवाह होता तो विवाह के अवसर पर वसूला जाने वाला जो कर होता था वो कर बताओ कौन सा कर कहलाता था? न्योत बराड़। ये 3-4 प्रमुख कर ऐसे थे। और भी 5-7 कर है जिनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मित्रों ये जो किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण है, आशा करता हूं यहां तक के लाग बाग लगान ये बेगार वगैरह सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे मित्रों किसान आंदोलनों के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।